हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है डार्क यूआई। और ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल पे हम सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है HTML और CSS की हेल्प से। यूँ तो मैंने पहले भी जो है अपना एक चैनल स्टार्ट किया था यूट्यूब पे। उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें मेरे साथ बस एक ही प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे पास माइक नहीं था अच्छा, और इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास कि मैं माइक ले सकूं। ये आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो ले दे के अब मैंने जैसे तैसे करके इस साल माइक मैंने ख़रीदा है, और मालूम नहीं कि इसकी आवाज़ कैसी आएगी। सस्ता ही माइक है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि माइक की जो आवाज़ है वो आपको अच्छे से, मतलब मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से पहुँचे, आपको अच्छे से सुनाई दे। तो यूँ तो वेबसाइट बनाने के बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, बेशुमार हैं, है ना। हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है वेबसाइट के बारे में। और वैसे भी आजकल तो AI का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बस प्रॉम्प्ट डालो वेबसाइट तैयार, प्रॉम्प्ट डालो ये तैयार वो तैयार। ऐसा है ना कि इन सब चीज़ों से, इन सब प्रॉम्प्ट से वेबसाइट तो बन जाती है, चीज़ें तैयार हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, जब तक आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, तो उस चीज़ को करने का भी क्या ही फ़ायदा। मान लीजिए आपने प्रॉम्प्ट से वेबसाइट बनवा ली और कल को उसके अंदर कोई चीज़ कस्टमाइज, अगर कोई सेक्शन हमें कस्टम ऐड करना पड़े, है ना, तो उस केस में क्या होगा, हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और जाहिर सी बात है, क्लाइंट डायरेक्ट आपको डिटेल तो देगा नहीं। क्लाइंट जब भी कुछ भी देगा ना आपको, सबसे पहले वो डिज़ाइन ही प्रोवाइड कराएगा। डिज़ाइन वो खुद से सिलेक्ट करेगा क्लाइंट, और फिर हमें जो है डिज़ाइन बनाना होता है। ऐसे नहीं है कि हमने अपने से डिज़ाइन बना लिया और क्लाइंट को दे दिया और क्लाइंट अप्रूव कर देगा उस डिज़ाइन को। ऐसा नहीं होता है। कोई 10 में से या 50 में से कोई एक सीन ऐसा होता होगा कि जिस केस में आप चीज़ें बनाएं और क्लाइंट को दे दें और वो अप्रूव कर दे। ऐसा नहीं होएगा, है ना। तो क्लाइंट हमेशा जो है पहले डिज़ाइन सेलेक्ट करता है, उसके बाद ही वो अप्रूव करके आगे बढ़ाता है कि इसको आप डिज़ाइन करके दो। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, और जिन्हें भी लगता है कि ये हमारे काम की नहीं है वीडियो, वो इस वीडियो को ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए जो शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब सीखना चाहते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपको हर एक चीज़ समझाऊँ, हर एक चीज़ अच्छे से बताऊँ, आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। और मैं वादा करता हूँ आपसे, जब तक ये कोर्स पूरा ख़त्म होगा एक क्लास का, इसके मैं क्लास वाइज सेक्शन बनाऊंगा। जैसे कि मैंने इसमें आपको दिख ही रहा होगा, H1 टैग के अंदर मैंने डाला हुआ है क्लास 1 ना। जब ये पूरी क्लास के सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ आपसे, आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन चुके होंगे। और आप कहीं भी जाइएगा, कैसा भी डिज़ाइन क्यों नहीं होगा, वो आप ईज़िली बना लेंगे, बहुत ही आसानी से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, ये होता है, ये कोड है हमारा, है ना, इसे HTML5 का कोड कहते हैं। ठीक, बेसिक सी बस मैं नॉलेज दूंगा, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल थ्योरी में आपको पढ़ाने बैठ जाऊँ। ठीक है, ये HTML का एक कोड होता है HTML5 का। ठीक, उसके अंदर ये HTML हेड है, ये बॉडी टैग है ना, ये सब टैग होता है। HTML टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, H1 टैग हो गया, हेड टैग हो गया, टाइटल, लिंक, ये सब टैग कहलाते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं इस सेक्शन को, इसको हटा देता हूँ। दरअसल क्या है ना, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ माइक पे, तो मुझे समझ में नहीं आती क्या कहना है, कैसे कहना है,
कहाँ से शुरुआत करूँ, किस तरह से शुरुआत करूँ। तो पहली वीडियो है तो आप समझ जाइए, अब इतने सालों बाद मैं बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है पहली ही लगेगी मेरे लिए। तो चलिए हम है ना हेडर डिज़ाइन करते हैं। मैं लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ बता देता हूँ मैं अपने फोल्डर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए मैंने ये एक लिंक है, मैंने इसमें क्या है, एक एक्सटर्नल जो CSS है वो मैंने यहाँ से है ना अटैच करा रखी है। ठीक है, मेरा ये फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मैंने एक CSS की फाइल, एक HTML5 और एक इमेजेस का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इस इमेजेस के फोल्डर में एक लोगो की इमेज मैंने जो है गूगल पे से ले ली है। ठीक, अपने हेडर के लिए। ठीक, ये स्टाइल शीट मैंने अपने इस कोड में लिंक करा लिए। ठीक है, अब क्या है कि जब भी हम इसको लिखेंगे, हम यहाँ पे जब भी कुछ लिखेंगे तो वो अच्छे से वर्क करेगा, है ना। इसे कहते हैं लिंक कराना। किसी भी चीज़ को लिंक कराने के लिए, मतलब स्टाइल शीट को लिंक कराने के लिए ऐसे हेड में इसको लिखते हैं। अब चलते हैं हम अपने हेडर की तरफ। देखिए मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो यहाँ से देखिए सब हट गया है। ठीक, चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं हेडर। ये हो गया हमारा हेडर। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्लास का भी यूज़ करते हैं और आईडी का भी यूज़ करते हैं ना, क्योंकि उन्हीं का यूज़ करके हम किसी भी सेक्शन को या किसी भी ब्लॉक को डिज़ाइन करते हैं। ठीक, आईडी जो है हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेक्शन में। जैसे कि मैं अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, मैं क्लास हटाता हूँ, क्लास की जगह मैं आईडी लिखता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिख दी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है H1। ये H1 ये आईडी की क्लास हो गई है ना, मतलब ये आईडी हो गई H1। ठीक है, इस नाम पे, ठीक, इस नाम से डिफाइन हो गई। अब क्या है, अगर मैं इसके अंदर एक और कोई क्लास लेता हूँ तो इसके अंदर तो ये आईडी नाम से क्लास चल जाएगी, लेकिन अगर इसके अंदर मैंने आईडी ले ली सेम इसी नाम से तो ये नहीं चलेगी, है ना। दोनों सेम नहीं चलेगी, एक ही यूज़ करनी होती है। यहाँ पे हम रखेंगे क्लास। ठीक है, अगर हम इसको क्लास रखेंगे तो ये चल जाएगी। ठीक है, देखिए लेने को तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेने को तो हम ले भी लेंगे, इसको भी ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, हमने इसको भी ले लिया, लेकिन वो सही तरीका नहीं है ना। सही तरीका क्या है कि अगर ऊपर एक आईडी लगी हुई है, इस चीज़ से डिफाइन हो गई है, तो उसके बाद उस नाम से उस सेक्शन के अंदर हम वो आईडी को ना लें, उसकी जगह हम यहाँ पे क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखिए तो और एक चीज़ और, जब भी आप क्लास या आईडी का कुछ भी नाम रखें तो नाम वो बहुत सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि वो खाली ये कोड नहीं है, उससे पता चलता है कि आपका माइंड किस तरह से काम करता है, आप किस तरीके से सोचते हैं, है ना। आपके काम करने का जो तरीका है वो किस तरह से है, वो सब चीज़ें ना पता चलती हैं। तो कोशिश करिएगा जो आप आईडी या क्लास जो कुछ भी लें वो सही तरीके से उसका नाम रखें, ताकि वो दिखने में, पढ़ने में भी अच्छा सा लगे, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइट हेडर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो यहाँ हम लिख देंगे लोगो। ठीक, अब यहाँ पे हमने लोगो लिख दिया है। अब इस लोगो के अंदर मैं कुछ टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं लोगो ही लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे लोगो लिखा। अब चलिए अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक,
रिफ्रेश करने के बाद आपने देखा, मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए किसी को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखिए जैसे हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद ये इंस्पेक्ट होता है ना, इस पर क्लिक जैसे हम करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन होके आ जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। ये बताता है हमारे कोड के बारे में, है ना। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर हमें ये दिखा रहा है, देखिए जैसे ही हम इस लोगो वाली पे कर्सर करके ले जाएंगे तो ये डिव उस सेक्शन को सिलेक्ट कर देती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ऊपर ब्लू ब्लू लाइन हो गई है, ठीक है। तो ये बताता है कि देखिए हम इस लाइन पे हैं, हम इस लाइन पे, इस तरीके से ये उस चीज़ों को है ना डिफाइन करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी HTML स्टार्ट होता है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो कोई भी कंटेंट हम अगर रखते हैं अपने HTML में तो वो लेफ्ट साइड में टॉप में होता है, सबसे पहले लेफ्ट साइड में टॉप में, ठीक। एक तो ये हो गया, और एक होता है RTL, है ना, एक होता है RTL। RTL में क्या होता है, अभी क्या है, अभी ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट है, लेकिन RTL में क्या होता है, RTL में ये कंटेंट राइट साइड से टॉप से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से और वो राइट साइड से स्टार्ट होता है। तो आप समझ गए हैं RTL में और इसमें नॉर्मल वाले में क्या फ़र्क है ना। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो हम यूज़ करते हैं, वो लेफ्ट साइड से, और जो RTL होता है, RTL राइट साइड से स्टार्ट होता है। जैसे कि हिंदी जो है आप जानते हैं हमारी लेफ्ट साइड से, और उर्दू हमारी जो होती है वो राइट साइड से स्टार्ट होती है ना। सेम वही वाली बात है इसके अंदर, है ना। तो जब कभी भी अगर कोई कहे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये लेफ्ट साइड में जो भी हम कंटेंट डालेंगे वो लेफ्ट में टॉप पे दिखेगा हमें शुरू में, ठीक। तो ये हो गया हमारा लोगो, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखिए, मैंने क्या है, मैंने उसको कॉपी कर लिया था। तो कॉपी क्या है ना, नोटपैड में कॉपी हो जाती है चीज़ें, तो अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेव। आप नेव भी लिख सकते हैं और नेविगेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नेव, ठीक। और एक और हम लिख लेते हैं यहाँ पे सोशल आइकन। सोशल आइकन हमने लिख दिए, और यहाँ पे लिख देते हैं हम आइकन। ये देखिए हमने 3 चीज़ें लिख दी हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे तीनों डिव डिफाइन हो गई हैं, है ना। लोगो, नेव, सोशल आइकन, है ना, तीनों डिफाइन कर दिए हैं। चलिए अब तीनों यहाँ पे दिख रहे हैं, और तीनों ही लेफ्ट में है। एक के नीचे एक आ रहा है कॉलम वाइज, ठीक है, एक कॉलम वाइज आ रहे हैं। अब हम चलते हैं, देखिए अभी हो क्या रहा है ना, बॉडी तो अब ये मान के चलिए, बॉडी तो एक वो पूरी जगह है जहाँ पे सेक्शन है ना। जैसे कि मान लीजिए एक ज़मीन हो गई, अब उस ज़मीन के अंदर क्या है, अलग अलग जो है डिज़ाइन तैयार होता है ना। किचन का हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, ये सब मान के चल सकते हैं कि एक घर बन रहा है, उस घर के अंदर ये सेक्शन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेडर। हेडर के अंदर जो है 3 ब्लॉक है ना, 1 2 3, ठीक है। इसे 3 ब्लॉक कहते हैं, इसे 3 ब्लॉक कह सकते हैं। और या तो अगर HTML और CSS की भाषा में कहें तो इसे कंपोनेंट्स कहते हैं ना। हेडर भी एक तरीके का कंपोनेंट्स है, और उसके अंदर के ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक। और मेन डिव भी कह सकते हैं, या मतलब हेडर मेन डिव भी कह सकते हैं, हेडर भी कह सकते हैं। आपको जो अच्छे से समझ में आए आप वो सब चीज़ें उसको कह सकते हैं। और सही बताया जाए तो आप इसे इसी तरह कहिएगा कि हो गया ये हेडर। हेडर के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स या 3 ब्लॉक, है ना। वो 3 कंपोनेंट्स क्या है, एक लोगो का है, एक नेविगेशन का है, और एक सोशल आइकन का। चलिए मैं यहाँ से लोगो हटाता हूँ, और यहाँ पे एक इमेज डिफाइन करते हैं, IMG SRC, और एक टैग लगाते हैं ऑल्ट का, ठीक है। देखिए IMG SRC ये है, ये हमें क्या काम करता है, ये हमें
इमेज प्रोवाइड कराता है। दरअसल ये इमेज के लिए बनाया गया है IMG-SRC। अब होगा क्या, इसी टैग की मदद से ही हमें इमेज दिखेगी। जो भी इमेज हमें दिखानी है वो इसी टैग की वजह से ही दिखेगी, बिना उसके इमेज वो हमें नहीं दिखेगी। अब देखिए, ये हमारा एक फोल्डर है इमेजेस का, है ना। उसके अंदर जो है ये लोगो है। हमने इस लोगो को सिलेक्ट किया, ठीक। हम अपनी फाइल में आए, इमेजेस, ठीक है। इमेजेस के बाद हमें लगाना है एक स्लैश, ठीक। स्लैश के बाद उस इमेज का नाम लिखना है और वो इमेज किस फॉर्मेट की है, ठीक है, वो भी हमें लिखना होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। इस पर जाते हैं, इस पर होवर करते हैं तो देखिए ये हमें दिखा रही है PNG फाइल, है ना। तो इससे हमें इसका एक्सटेंशन मालूम पड़ गया, मतलब कि ये PNG फॉर्मेट की है। तो हम यहाँ पे आए, उसके बाद हमने .png, ठीक है, हमने .png लिखा, Ctrl+S दबा के हमने ये फाइल सेव की और ब्राउज़र पे आके हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया हमें वो हमारी इमेज मिल गई यहाँ पे, है ना। ये देखिए हमें वो हमारी इमेज मिल गई। यार देखिए जैसे ही हम IMG पे होवर करके ले जाते हैं तो ये इमेज हमें बाकायदा वहाँ पे दिखाई भी देती है, ठीक। चलिए एक सेक्शन तो अब ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ गए हैं कि इमेज हम कैसे कॉल कराते हैं, ठीक है। ये इमेज इस तरह से हम कॉल कराते हैं। और ये जो अल्ट हमने बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर होता क्या है, देखिए हम उस इमेज का ना नाम है ना प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब उस इमेज का हम नाम इसके अंदर डाल देते हैं। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें इमेज नहीं दिखती, है ना, इमेज लोड नहीं होती है, या इमेज का पाथ गलत डल जाता है, या इमेज का एक्सटेंशन गलत डल जाता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, वो PNG इमेज थी, ठीक है, मैं इसको JPG कर देता हूँ, ठीक है। मैं देखिए इसको JPG कर देता हूँ। अब JPG मैंने कर दिया है ना, तो अब क्या होगा, अब मैंने जो फाइल PNG की थी मैंने उसको JPG कर दिया। अब इस केस में होगा क्या, अब इस केस में ये होगा कि जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो रिफ्रेश करेंगे तो उसमें वो हमारी इमेज नहीं दिखाएगा। वो हमारी इमेज इसलिए नहीं दिखाएगा, देखिए वो क्या बोल रहा है, कुड नॉट लोड द इमेज, है ना, मतलब कि ये बोल रहा है कि इमेज लोड नहीं हो रही है। तो लोड क्यों होगी इमेज, क्योंकि उसका एक्सटेंशन ही गलत है, मतलब उस इमेज का पाथ ही गलत है। जो इमेज PNG है उसको हमने JPG कर दिया। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, ऑल्ट से हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, ये हमें बता रहा है कि इस नाम की इमेज यहाँ पे मिसिंग है, कुछ मतलब दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है। वो दिक्कत किसी भी तरीके की हो सकती है, या तो उसका पाथ गलत है, या इमेज वहाँ लोड नहीं है, या इमेज उस फोल्डर में डाल ही नहीं गई है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अल्ट का आप मतलब समझ गए हैं कि अल्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। ये देखिए ये बिफोर में लग के आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, बिफोर में ही बन के आ जाता है उस केस में। तो आप समझ ही गए कि हम ऑल्ट क्यों लगाते हैं, है ना। ऑल्ट लगाने के बाद तो वापसी इसको हम PNG कर देते हैं, जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में इसको ले जाके सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं और हमारी इमेज आ गई। और अब देखिए जैसी इमेज आई तो वो जो लोगो आ रहा था लिखा हुआ logo.png वो यहाँ से हट गया है। देखिए ये यहाँ से हट गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ये .png नहीं आएगा, बस हम सिर्फ नाम लिखते हैं उसका, जो इमेज होती है बस हम उस इमेज का नाम लिखते हैं ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। चलिए इमेज का लोगो वाला सेक्शन जो है, जो पार्ट है, वो मेरे ख्याल से अब आपका क्लियर हो गया होगा कि इमेज IMG-SRC के अंदर इमेज कैसे कॉल कराते हैं, ऑल्ट क्यों लगाया जाता है, अगर उसका एक्सटेंशन गलत हो जाए तो क्या वहाँ पे क्या दिखता है। तो जैसा कि आपने देख ही लिया है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इसमें से हम OL हटा देते हैं क्योंकि ये OL हमारे किसी काम का नहीं, हमें सिर्फ UL लेना है।
हम इसको रिफ्रेश करते हैं और रही इस आइकन की बात, ठीक, तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, ये आइकन हम हटा देते हैं, आइकन वाला सेक्शन अभी हम हटा देते हैं। अभी हम दो ही चीजें लेकर चलते हैं, एक लोगो और एक नेव, ठीक। अब देखिए दोनों चीजें डिफाइन हो गई अच्छे से। अब देखिए ये हो गया। अब ये देखिए किस तरह से बना है, ये एक हेडर है, हेडर के अंदर दो डिव हैं, एक लोगो की और एक नेव की, या ये कहें दो कंपोनेंट्स हैं, एक लोगो और एक नेव के नाम से, या ये भी कह सकते हैं कि दो ब्लॉक हैं, एक लोगो और एक नेव के नाम से, जो आपको सही लगे। क्योंकि ये सब चीजें तो अपने तक ही रखनी है, अपने को खुद में समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ। कोई मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कि इंटरव्यू के लिए तो नहीं जा रहे हैं, जो थ्योरी उस हिसाब से समझनी पड़े या उस हिसाब से जो हमें ट्रेनिंग करनी पड़े। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये कंपोनेंट्स ही होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई पूछेगा भी तो आप कंपोनेंट्स ही कहिएगा, कंपोनेंट्स ही। तो अपनी अपनी समझ है कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं, सिर्फ समझने के लिए, लेकिन वैसे ये कंपोनेंट्स ही है, सिर्फ अपनी समझ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक हेडर है, हेडर के अंदर दो ब्लॉक है या दो डिव है या दो कंपोनेंट्स हैं, है ना। डिव भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट्स भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ब्लॉक भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लॉक्स ही हैं, है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं, अब देखिए अब मैं ये चीज समझाता हूँ। देखिए अभी क्या है, एक हेडर हो गया, हेडर के अंदर दो सेक्शन हो गया। अब एक चीज हो तो एक और सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कंटेनर, है ना, एक कंपोनेंट्स कह सकते हैं, कंपोनेंट्स ब्लॉक या जो मर्जी, है ना। तो एक डिव और हमें लगानी होगी जिसे हम कहेंगे कंटेनर, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक डिव और डिफाइन करता हूँ, डिव क्लास कंटेनर, ठीक है। मैंने कंटेनर के नाम से एक यहाँ पे डिव डिफाइन कर ली और उसको मैंने यहाँ बंद कर दिया है, ठीक। अभी इसको जरा मैनेज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक, ये ठीक है। अब ये फॉर्मेट देखिए, ये फॉर्मेट ऐसे मैंने इसलिए किया है, दरअसल ये होता क्या, ये बताता है कि कौन सा सेक्शन किसके अंदर है। देखिए ये हेडर है, ठीक है। अब ये हेडर ये बता रहा है कि मेरे अंदर है ना ये कंटेनर है, ठीक। अब ये कंटेनर ये बता रहा है कि मेरे अंदर ये दो डिव मेरे अंदर है, ठीक है। और ये लोगो वाली डिव क्या बता रही है कि मेरे अंदर ये इमेज है ना। ये एक सीक्वेंस होता है, मतलब किसी भी चीज को रखने के लिए बेस्ट तरीका यही होता है। जब भी आप HTML जब भी आप डिफाइन करें तो कोशिश करिएगा उसको इस ही सीक्वेंस में रखने के लिए। क्या है ना, ये तरीका दिखने में भी अच्छा है और ये प्रोफेशनली भी सही लगता है, ठीक। तो देखिए हमने हेडर के अभी दो सेक्शन यहाँ पे रख लिए हैं, डिव भी डिफाइन कर लिए, हेडर आईडी लोगों के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक। आईडी आप एक ही यूज कर सकते हैं एक ही सेक्शन में और सेम नाम से। यूं तो आप अलग अलग आईडी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सेम नाम की आईडी एक ही बार आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक पेज पे सेम आईडी एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं। यूं तो आप दुनिया भर की आईडी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम नाम से नहीं होनी चाहिए ना। हर सेक्शन की आप अलग अलग आईडी लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने लोगों के लिए क्लास लगाई है ना, तो क्लास ना लगा के ना आप वहां पर जो है आईडी का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा कंटेनर, ठीक। ये हो गया लोगो और ये हो गया नेविगेशन हमारा। चलिए अब चलते हैं और इसको डिजाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बॉडी पे हम जैसे जाते हैं तो देखिए ऊपर ये हमें कुछ येलो बॉर्डर दिखा रहा है ना, येलो जो बॉर्डर दिखा रहा है। तो येलो जो होता है वो दरअसल हमें बताता है कि ये मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन है ये, ठीक। तो हम
यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और मार्जिन 0, पैडिंग 0, बैकग्राउंड देखिए मैंने ट्रिपल जो है इसमें FF डाला है, तो ट्रिपल FF का मतलब हो गया वाइट, है ना। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, आप देखिए जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड करेंगे ना, तो देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए मैं यहाँ से हटाता हूँ इस कर्सर को, अब देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन हैं कलर कोड के, इसके अंदर प्री डिफाइन होते हैं, ये आप जो चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी के लिए वाइट रखा है, आपको जो यूज़ करना हो आप वो रख सकते हैं। मैंने अभी के लिए जो है वो वाइट यूज़ किया है। ठीक, मैंने यहाँ पे वाइट यूज़ किया है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जैसे कि मैंने कोई चीज़ 2 बार लिख दी, देखिए जैसे मैंने 2 बार बैकग्राउंड लिख दिया, दोनों का कलर कोड मैंने डाला है ना, तो ये क्या बात बता रहा है, ये इसलिए ऊपर वाला इसलिए कट गया क्योंकि वो कह रहा है कि पहले से एक लिखा हुआ है ना, पहले से एक लिखा हुआ है, आपने फिर भी नीचे लिख दिया। तो होता क्या है, जो टॉप प्रायोरिटी जो चीज़ पहले लिख दी गई है उसकी प्रायोरिटी है ना कम हो जाती है। ठीक, हम सीएसएस में कैसे काम करती है, सीएसएस में चीज़ें ऐसे काम करती है, टॉप से बॉटम की तरफ चलती हैं, है ना, टॉप से बॉटम की तरफ चलती है। मान लीजिए आपने एक हेडर का सेक्शन ऊपर डिफाइन कर दिया, चलिए मैं अभी आपको है ना करके बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने देखिए इसके अंदर एक ही रखा है ना, यहाँ मैंने 2 डिफाइन नहीं करे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, स्टाइल में आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए मैंने इसको रख दिया, अब मैं इसकी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज़ें सेम हैं, ऊपर भी और नीचे भी, बस क्या चेंज है, बैकग्राउंड ऊपर वाइट आ रहा है और नीचे रेड आ रहा है। देखिए अब होगा क्या, अब होगा क्या कि ये जो है ना मैंने जो पहले लिख दिया, अब उसकी प्रायोरिटी टॉप नहीं रही, अब जो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना इसकी प्रायोरिटी टॉप हो गई है, ये है। अब ये क्या है, ये हो गया टॉप, है ना, उसकी प्रायोरिटी अब खत्म हो गई। अब उसको ये क्या है, इसको ये ओवरराइड कर देगा। ठीक है, चलिए मैंने सेव किया, Ctrl+S करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए रिफ्रेश जैसी मैंने किया, अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ जो है इसने दिखा दिया, मैं ये रेड वाली भी और हमें ये वाइट वाली भी। देखिए इसने सारी चीज़ें यहाँ से कट कर दी क्योंकि 2 बार चीज़ें रिपीट हो गई हैं। ठीक है, तो इसने ऊपर वाली सारी चीज़ें क्या है कट कर दी है ना, सबकी प्रायोरिटी ख़त्म कर दी और सबकी प्रायोरिटी हटा के जो सेकंड वाली हमने लिखी है उसकी प्रायोरिटी इसने फर्स्ट कर दी, है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी हम CSS लिखते हैं तो जो टॉप में हमने लिख दिया है और उसी से रिलेटेड और कुछ भी अगर हमने लिख दिया और वो 2 या 1 चीज़ उसमें से मैच कर रही है तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी ख़त्म, जो सेकंड वाला लिखा हुआ है ना, जो बॉटम में लिखा हुआ आएगा उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगी और वही कॉल होगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने पैडिंग मार्जिन जो है हमने 0 कर दिया है। अब देखिए इस चीज़ को, अब ये सही आ रहा है। ठीक, अब देखिए कंटेनर, हम कंटेनर का यूज़ क्यों करते हैं, कंटेनर का यूज़ हम इसलिए करते हैं जैसे कोई भी एक सेक्शन डिफाइन है। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक घर होता है, ठीक है, उस घर के अंदर कुछ पार्ट हम डिवाइड कर देते हैं कि ये सेक्शन इतना होगा, ये सेक्शन इतना होगा। ठीक है, जैसे कि हम घर जब बनाते हैं तो उस घर के अंदर मान लीजिए हमने एक कमरा डिफाइन कर दिया। ठीक, उस कमरे के अंदर हमने एक और कमरा डिफाइन कर दिया छोटा। ठीक है, एक बड़े हॉल के अंदर एक छोटा हॉल भी डिफाइन कर दिया। ठीक, तो ये क्या है, ये मान लीजिए बड़ा कमरा है ना, मतलब मान लीजिए ये वो घर जो बना है और उस घर के अंदर ये वो कमरा हो गया कंटेनर।
अब ये क्या कर रहा है, उस घर के अंदर ये कमरा है और उस कमरे के अंदर रखी हुई हैं ये दो चीज़ें, ठीक, ये दो सेक्शन उस कमरे के अंदर रखे हुए हैं। तो ये क्या काम करेगा, ये सेक्शन कंटेनर इसलिए लगाया जाता है ताकि इससे कुछ भी चीज़ें बाहर ना जाए। ये अपने आप को एक डिफाइन कर देता है अब एक सेक्शन में, एक विड्थ में, कि भैया देखो मैं ही हूँ, ठीक है, मैं ही लेके चलूँगा आपको, आप जितने भी बड़ा आपको होना है या जितना भी छोटा होना है, मतलब जितनी भी विड्थ जो है देनी है मैं ही आपको दूंगा। क्योंकि कमरा तो अपने आप में एक 100% होता है, क्योंकि वो तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, है ना, उसको कम ज़्यादा तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए 100 गज की या 500 गज की हमने कोई ज़मीन ली है तो वो उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं। लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ है वो घट भी सकती है और वो बढ़ भी सकती है ना, मतलब ले दे के या तो वो उतने तक ही जाएगी जितने 500 गज का वो सेक्शन है, या वो उससे कम होगी, है ना, कम भी कर सकता है वो अपने आप को और उसके जितना बढ़ा भी सकता है। तो कंटेनर यही डिफाइन करता है कि आप जो है फुल पे चलिए और मैं लेआउट के हिसाब से, जो लेआउट होता है उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर तैयार करके चलूँगा कि हमारा जो सेक्शन है या हमारा जो कमरा है वो कितने एरिया में डिफाइन होगा, 1100 में होगा, 1200 में होगा, 1300 में होगा या 1500 में होगा, जो भी उस पे जो भी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है ना। मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर जो डिज़ाइन होते हैं 1200 में बनते हैं, 1280 में बनते हैं, 1400 में बनते हैं, 1300 में बनते हैं आजकल, लेकिन ज़्यादातर 1200 और 1200 के ऊपर ही बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1300 या 1400 तक जाते हैं। कुछ कुछ डिज़ाइन होते हैं जो पूरे जाते हैं पूरे फुल वेट पे, मतलब जितना वो कमरे का एरिया होता है 500 गज का उतने सेक्शन पे ही चलते हैं, ठीक है। ये तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से वो चीज़ें चलती हैं, ठीक। अब देखिए यूजली मैं इसको आपको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। देखिए हेडर है ना, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप CSS लिखें, कभी भी आप CSS लिखें तो हमेशा पेरेंट क्लास का यूज़ करके ही लिखें, ठीक है। देखिए कंटेनर जो होता है ना, कंटेनर को आप डायरेक्ट डिफाइन कीजिए हमेशा, ठीक है, क्योंकि कंटेनर क्या होता है, जो भी डिज़ाइन होता है ना मोस्टली उसके अंदर सारे सेक्शन जो होते हैं, सारे सेक्शन सेम ही विड्थ के होते हैं हमेशा, बस उसमें कुछ एक आध दो सेक्शन जो होते हैं वो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट पे डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट होती है उस पर बेस करता है कि उसका जो सेक्शन है कि कितना कम है। कभी कभी मान लीजिए अगर कंटेनर 1400 पिक्सल का है, 1500 पिक्सल का है, तो उसमें कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ 800 पिक्सल के होते हैं, 700 पिक्सल के होते हैं। टेस्टिमोनियल टाइप मान लीजिए, कोई पैराग्राफ टाइप हो गया, ठीक है, या कोई अबाउट सेक्शन हो गया जिसमें से कुछ ही डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो वो क्या होता है शॉर्ट में दिखाते हैं वो सब चीज़ें, है ना। तो उस केस के लिए उसमें भी आप रखिए ना, कंटेनर को ही रखिए, लेकिन उस केस में क्या होगा, पेरेंट क्लास का यूज़ करके ना उसको डिफाइन कीजिएगा। चलिए देखिए मैं जैसे कि बताता हूँ, एक मैंने डिफाइन कर दिया ये, ठीक है, डायरेक्ट हम कंटेनर डिफाइन करते हैं। पहले हम लिखेंगे मैक्सिमम विड्थ 1200 और विड्थ 100%। अब देखिए अब मैं मैक्सिमम विड्थ और विड्थ के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए मैक्सिमम विड्थ का मतलब है कि जो हमने डिफाइन कर दी है ना सिर्फ वहीं तक, मतलब 1200 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये 1200 है, ठीक है। अब ये क्या है, मैक्सिमम विड्थ कितनी, 1200 के मैक्सिमम इतनी ही रहनी चाहिए, इससे ऊपर ना जाए। और विड्थ 100% क्या काम करती है कि मैक्सिमम विड्थ तो इतनी ही रहे, लेकिन विड्थ 100% के जब ये बढ़े तो बढ़े ना, है ना, 1200 से ऊपर ना जाए, लेकिन जब हम इसे छोटा करें तो ये अपने आप उसको कंप्रेस कर ले, 1200 के हिसाब से जो है वो उसको कंप्रेस करता चला जाए, ठीक है। बाहर ना जाए लेकिन उसी के अंदर वो 100% में चलता रहेगा और वो अपने आप को कंप्रेस करता चला जाएगा छोटा, जिससे कि जो
सेक्शन होते हैं रिस्पॉन्सिव व्यू में बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, अब मैं अभी आपको डेमो दिखाऊंगा। पहले इसमें मार्जिन 0 लगा देता हूँ ऑटो करके, जिससे ये सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन 0 ऑटो, देखिए मैंने जैसे ही मार्जिन 0 ऑटो लगाया ये सेंटर में आ गया। अब सेंटर में इसका मतलब क्या है, देखिए 1200 क्या है, 1200 वो एरिया डिफाइन है जो अभी आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लू एरिया जो आपको दिख रहा है ये है 1200 पिक्सल। ठीक है, ये जो कंटेनर है अब इसमें डिफाइन हो गया है। 100% क्या है कि 1200 का 100%। ठीक, 1200 से ऊपर कुछ नहीं जाएगा। ये जो 100% है इसके अंदर जैसे हम छोटी स्क्रीन करेंगे तो चीज़ें श्रिंक होती रहेगी, लेकिन उससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, अब ये पीलो वाला जो सेक्शन है ये आपको पता ही है 1200 है, 1200 में डिफाइन हो गया। 1200 के अलावा अब जो भी लेफ्ट में एरिया बचेगा, राइट में एरिया बचेगा, 50-50 अपने आप में विंडो में डिफाइन मतलब डिवाइड हो जाता है। अब देखिए मैं कंट्रोल माइनस जैसे करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल माइनस करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ तो उतना एरिया वो लेफ्ट राइट से अपने आप डिफाइन कर लेता है और हमारा सेक्शन जो है वो सेंटर में रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कंटेनर, हमारी जो लेआउट है वो सेंटर में रहती है। ठीक, अब रही बात जो मैंने आपको बताई थी कि पेरेंट्स क्लास को पकड़ के काम करना है। ठीक है, अब देखिए एक तो मैंने बाय डिफॉल्ट लिख दिया ऐसे। ठीक, और एक सेक्शन जो होता है, देखिए मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, मैं अभी इसको कंटेनर को यहाँ से कॉपी करके यहाँ स्टाइल में रख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसी के अंदर ले लेता हूँ, नेव के अंदर ही है ना, मैं ले लेता हूँ। ये मैंने नेव लिया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंटेनर ले लिया। अब मैं यहाँ पे ना इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए हुआ क्या, देखिए ये कंटेनर डिफाइन। ठीक, ये कंटेनर डिफाइन हो गया। अब मैंने क्या है, नेव के लिए भी कंटेनर लिया था। ये देखिए कंटेनर लिया था ना कंटेनर। अब देखिए उस कंटेनर को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ उसकी 1200 ही 1200 आ रही है। अब मान लीजिए मुझे ये कम सेक्शन में दिखाना है ना, मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, है ना। कंट्रोल 0 से मैं एक्चुअल साइज पे आ जाऊँगा 100% पे। अब देखिए अब मुझे क्या है, अब इस सेक्शन, मान लीजिए मुझे इस सेक्शन की जो विड्थ है वो कम करनी है, कम चाहिए ना। मैं नहीं चाहता कि ये उतने सेक्शन पे चले जितने सेक्शन पे वो सेक्शन हमने पहले कंटेनर डिफाइन कर रखा है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसकी पेरेंट्स को पकड़ेंगे, है ना। पेरेंट को, पेरेंट क्या है इसका, नेव। पहले हम नेव लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, नेव के बाद डॉट लगा के कंटेनर, है ना, कंटेनर। ठीक, ये लिख दिया हमने, नेव के बाद डॉट लगा के कंटेनर। अब देखिए अब हम क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ कितनी, 700। अब देखिए जैसे हमने 700 करी तो देखिए उसने लेफ्ट राइट से अपने लिए स्पेस बना लिया, क्योंकि देखिए इसमें से दो चीज़ें हमने पहले से डिफाइन कर रखी है, विड्थ 100% और मार्जिन 0 ऑटो। मार्जिन 0 ऑटो आपको पता ही है, सेंटर करने के लिए कंटेनर को। ठीक है, लेफ्ट राइट से वो सेंटर कर देता है बिल्कुल। अब देखिए मैंने इसकी विड्थ डिफाइन करी है मैक्सिमम विड्थ 700। ठीक, तो मैक्सिमम विड्थ मतलब 700, इसने अपने उस सेक्शन को 700 में डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कंटेनर, उसके अंदर कोई डिव रखी है, उसमें भी अगर हमें कंटेनर चाहिए तो उस कंटेनर को है ना आप पेरेंट्स क्लास का यूज़ करके ही उसके लिए काम करें, बिना उसके काम नहीं करें। नहीं तो होगा क्या कि चीज़ें कन्फ्लिक्ट होगी। आप डायरेक्ट अगर इसमें डायरेक्ट चेंज करके लिखेंगे तो होगा क्या, ये वाला भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो टॉप पे आपने लिख दिया है उसकी प्रायोरिटी ख़त्म हो जाएगी, और जो आपने नीचे लिखा होगा CSS में उसी के नीचे उसकी प्रायोरिटी बन जाएगी, है ना, फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे
आगे सेक्शन को लेके चलेंगे, है ना। उस सेक्शन में देखते हैं हम आगे हेडर में हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत कुछ सिखाने की, और अभी तो ये शुरुआत है और मैं ज़्यादा माइक पे बोलता भी नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है माइक पे बोलने की, किस तरीके से बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। तो हो सकता है शायद जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ता चला जाऊँ तो शायद मेरी आवाज़ या मेरे बोलने का तरीका और बदलता चला जाए, मुझे थोड़ी सी बोलने की जो है क्या नाम है, मुझे बोलने की आदत नहीं है, शायद वो आदत भी पड़ जाए और मेरे लिए भी चीज़ें धीरे धीरे सही होती चली जाएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सही तरीके से गाइड करने की, सही तरीके से चीज़ें समझाने की। और हेडर में भी बहुत कुछ है, हेडर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हेडर बस स्टार्ट हुआ है। मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि मुझे भी शुरू में पता नहीं किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा तजुर्बा नहीं है बात करने का, कि कैसे बात की जाएगी। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली तो आपस में कैसे भी बात कर लेते हैं, लेकिन जब वीडियो बनाने की बात आती है, किसी चीज़ को समझाने की बात आती है, तो वो चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो आई होप आप समझते हैं मेरी इस बात को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।